हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर था उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो है, भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये लोग कौन हैं? तो सेवा क्षेत्र हमें इसका अर्थ तो पता ही है। दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, तो वो लोग कौन से हैं? एक कुशल श्रमिक हैं और एक अकुशल श्रमिक हैं। दो प्रकार के लोग हैं, कुशल हैं जो निपुण हैं अपने कार्य में और जो शिक्षित हैं, तो उनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। दूसरे क्या है? अकुशल हैं, अशिक्षित हैं, उनकी संख्या भारत में क्या बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से प्लम्बर है, छोटे मोटी दुकान करने वाले हैं, परिवहन के साधन चलाने वाले हैं, तो ये व्यक्ति हैं हमारे। धोबी वगैरह सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कि कौन कौन से हमारे, वो कहता है दो प्रकार के लोग, तो ये दो प्रकार के लोग हैं। ये सेवा क्षेत्र के दो भागों में नियोजित हैं। पहले भाग में वो लोग हैं सेवा क्षेत्र के जो उत्पादन के कार्यों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे सीधे तौर पर कौन प्रभावित करेगा? परिवहन के साधन, भंडारण, बीमा सुविधाएं, व्यापार, बैंकिंग सुविधाएं, इनमें जो लोग नियोजित हैं वो उत्पादन को सीधे तौर पर, सीधे मतलब प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष का शब्द का मतलब क्या होगा? आमने सामने। जिस तरह आपने कहा कि ये मेरा भाई है, तो उसका आपका रिश्ता क्या है? प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? बीच में कुछ आकर, ड्राइव्ड, खींच कर जो बनाया जाता है। तो जिस तरह आप कहते हो ये मेरी बुआ की लड़की है, तो संबंध तो है, लेकिन वो बुआ शब्द बीच में आकर फिर संबंध आपने बनाया है, वो संबंध क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से इन लोगों का, इन सेवाओं में जो लोग नियुक्त हैं कि जो परिवहन के साधन चला रहे हैं, संचार के साधनों पर जो कार्यक्रम दे रही हैं, उसी प्रकार से जो बीमा कंपनियों में नियुक्त हैं, वो उन व्यक्तियों से उत्पादन क्या है? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। जितनी ये सेवाएं ज़्यादा होगी, उत्पादन उतना ही, कृषि में और उद्योगों में, दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरे में वो लोग नियोजित हैं जो उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित करता है? जैसे डॉक्टर है, वकील है, तो ये लोग हमारे क्या करते हैं? कोई शिक्षक है, उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर है वो आपके स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रदान, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप उत्पादन अच्छा कर पाओगे। यदि सारा दिन बीमार होगे तो उत्पादन अच्छा नहीं कर पाओगे। आप यदि शिक्षित होगे तो एक अच्छा वातावरण आप तैयार कर पाओगे, और चाहे वो कृषि हो चाहे उद्योग हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से वकील है, वहाँ जज की सेवाएं हैं, ये सेवाएं आपको क्या करती हैं? सिक्योरिटी प्रदान करती हैं, तो भी उस सिक्योरिटी के माहौल में आप उत्पादन कर पाते हो। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के लोग इन दो क्षेत्रों में नियोजित हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो कहता है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो फिर पूछता है इसके कारण भी दीजिए। तो हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। शोषण पहला तो काम के घंटों के आधार पर होता है कि असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे क्या है? 10 से 12 घंटे तक काम लिया जाता है, तो वो कार्य के घंटे ज़्यादा हैं, इस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। फिर दूसरा, अतिरिक्त कार्य, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है जिसको कोई एक्स्ट्रा पे उनको नहीं दी जाती। फिर असंगठित क्षेत्रों में जॉब सिक्योरिटी के आधार पर श्रमिकों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आज यदि किसी श्रमिक का कार्य से जो मालिक है वो संतुष्ट नहीं है, तो वो बिना कारण दिए उसको किसी भी वक्त जो है वो निकाल सकता है। तो यहाँ भी उसके साथ शोषण हो रहा है। फिर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सिर्फ दैनिक मजदूरी मिलती है, उसे किसी प्रकार का डीए वगैरह, सीए वगैरह का भत्ता नहीं दिया जाता। फिर असंगठित क्षेत्र में यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता है, वो कार्य पर नहीं आ पाता, तो उस दिन की पे क्या कर ली जाती है? डिडक्ट कर ली जाती है, काट दी जाती है। दैनिक प्रकृति के हिसाब से उसको जो है वो मजदूरी मिलती है। तो इस प्रकार से जो कोई भी क्षेत्र हो,
महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव है, ये प्रोवाइड नहीं होती है असंगठित क्षेत्र में, जबकि संगठित क्षेत्र में होती हैं। तो इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र में इन कुछ मापदंडों के हिसाब से क्या होता है, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। अब देखो, आर्थिक गतिविधियां, अर्थ प्लस इक क्या हो गया, आर्थिक गतिविधियां, कार्य, धन से जुड़े हुए कार्य, कि हम जितने भी कार्य हैं वो धन प्राप्ति के लिए करते हैं, वो यहाँ सोशल वर्क नहीं आएगा। धन प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सारा हम धन प्राप्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। उन गतिविधियों को क्या कहता है, वो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर। रोजगार की परिस्थितियाँ क्या होती है भाई, कहाँ आपको रोजगार मिला हुआ है, वहाँ आपको जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, अच्छा वातावरण काम करने का है नहीं है, तो वो कहता है उन परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर मुख्यतः तो हम क्या कर सकते हैं, दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक संगठित क्षेत्र की गतिविधियां, दूसरा असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां। इसके साथ साथ हम सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां और निजी क्षेत्र की गतिविधियां भी कर सकते हैं, क्योंकि संगठित और असंगठित, निजी क्षेत्र ऐसा है जो संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र को हमने एक साइड दोबारा से फिर लिख दिया। संगठित क्षेत्र की गतिविधियां, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां, निजी क्षेत्र की गतिविधियां और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां। बच्चे इसमें आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र नहीं, ये हमारा रोजगार की परिस्थितियों की, आप रोजगार किस प्रकार की परिस्थितियों में करते हैं, फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो कैसी कंडीशंस में आप काम करते हो। तो संगठित क्षेत्र में जो है परिस्थितियां हमारी क्या होती हैं, अच्छी परिस्थितियां होती हैं, उनको जो सिक्योरिटी मिली होती है, वर्कर को दैनिक मजदूरी के हिसाब से उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। मजदूरी और वेतन में भी बच्चों एक अंतर है। मजदूरी क्या होती है, जो प्रतिदिन आप कार्य करते हो उसके बदले में मिलती है, उस जो दैनिक प्रकृति की होती है उसको हम मजदूरी कहते हैं। लेकिन जो मंथली प्रकृति का होता है, भाई एक महीने काम करो उसके बाद जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वेतन कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र में वेतन मिलता है। कार्य की परिस्थितियां क्या अनुकूल होती हैं, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होती है, स्वस्थ वातावरण होता है मजदूरों के काम करने के लिए। तो यहाँ ये सब कुछ होता है संगठित क्षेत्र में। इसमें हमारे कौन कौन सी उद्योग हैं हमारे, जिस तरह से रिलायंस है, टाटा है, मारुति है और फिर हीरो साइकिल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो सरकार के नियमों और विनियमों का इसमें पालना की जाती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में वो लोग नियुक्त हैं जो सरकार के नियंत्रण से नियुक्त मतलब मुक्त है क्षेत्र हैं, उसमें वो आते हैं। सरकार के नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता। यहाँ रोजगार की परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी नहीं होती कि जब चाहा 10 के बजाय घंटे 12 घंटे काम ले लिया, अतिरिक्त कार्य के लिए कोई मजदूरी नहीं दी जाती। तो इसमें हमारे कौन से है, ये ऐसा नहीं गांव में भी नहीं, कृषि क्षेत्र में भी है। खेती हर जो मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की खेती नहीं है वो भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं, दूसरा उनसे काम करवाता है, तो उनका वेतन बहुत कम होता है। उसी प्रकार छोटे मोटी जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर वो कार्य करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है कि छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं, वहाँ का जो कार्य करने का वातावरण है वो बढ़िया नहीं है। तो इस प्रकार से वो सभी दो क्षेत्रों में बांटा गया। इसके अलावा हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को भी कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जिसकी मालिक कौन होती है, सरकार होती है। ये एक प्रकार से हमारा क्या है, सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, कि चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, फिर वो रिटायर होता है उसकी पेंशन की सुविधा है। तो रोजगार की परिस्थितियाँ यहाँ काम करने वाले की क्या होती है, अनुकूल होती है। इसलिए हम क्या चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं। दूसरा निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी होता है, लेकिन इसका स्वामी क्या कौन होता है, निजी व्यक्ति होता है। ये सिर्फ लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसमें अंतर ये है, कुछ निजी क्षेत्र सेवाएं बहुत अच्छी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ जो है असंगठित क्षेत्र के उद्योग हैं वो सेवाएं अच्छी प्रदान नहीं कर पाते। तो इसमें दोनों प्रकार के उद्योग आते हैं। हमारे रिलायंस जैसे उद्योग हैं ये क्या हैं, हमारे संगठित क्षेत्र के हैं। और बहुत सारी जो छोटी फैक्ट्रियाँ, सोप फैक्ट्री है, जो हमारी बिम्बार जैसी छोटी मोटी जो फैक्ट्री हैं वो सारी असंगठित क्षेत्र में आती हैं। तो वो क्या करती हैं, श्रमिकों का ये निजी क्षेत्र हमेशा इसे क्या कर रहा है, शोषण करता रहता है। तो इस आधार पर हमने इनको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें।
तो रोजगार परिस्थितियाँ कैसी हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। संगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियाँ काम करने वाले के अनुकूल होती हैं, उसके रोजगार मासिक उसको वेतन मिलता है, स्वच्छ वातावरण होता है, उसके पीने के पानी की सुविधा होती है, उसके काम के घंटे निश्चित होते हैं, टर्म एंड कंडीशन पहले से ही क्लियर होती है, उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिस नियुक्ति पत्र में कार्य करने की सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो पहले से लिखी गई होती हैं। तो इस प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, इसके बिल्कुल संगठित के उल्टा होता है। इसमें मासिक वेतन नहीं बल्कि क्या मिलती है, दैनिक मजदूरी मिलती है। इसमें श्रमिक को कोई डीए वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ मजदूरी मिलती है, जबकि संगठित क्षेत्र में सारी सुविधाएं उसको मिलती है कि भत्ता वगैरह सारे भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा जो संगठित क्षेत्र है उसमें जो पेंशन वगैरह का प्रावधान है, जॉब सिक्योरिटी होती है कि बगैर कारण कभी भी उसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन असंगठित क्षेत्र में से बगैर कारण बताए व्यक्ति को कभी भी जॉब से निकाला जाता है, वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। इसी प्रकार से वहाँ पर उनके पीने के पानी, उनके स्वास्थ्य आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। असंगठित क्षेत्र में कोई नियुक्ति पत्र नहीं जाता था, पहले से टर्म एंड कंडीशन निर्धारित नहीं होती, वो समय को देखकर अपने हिसाब से रोज की टर्म एंड कंडीशन उनकी अपने आप अलग होती है। अतिरिक्त कार्य करवाते हैं तो अतिरिक्त कोई उनको वेतन नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से ये उसके कुछ अंतर हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या था, ये 2005 में 200 जिलों में चलाया गया एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमने क्या करना था, काम के अधिकार को सुनिश्चित करना था। तो 200 जिलों में चलाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था, कुछ उद्देश्य सामने लेकर किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हर घर में से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाना। 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। यदि सरकार रोजगार दिलाने में असफल रहती है तो वो उनको क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि श्रमिकों के पलायन को रोका जाए, कि वो बाहर ना भागें, बाहर भीड़ जमघट हो जाती है बाहर शहरों में, तो उनके पलायन को रोका जाए, वो यहीं रहे। और इसमें ऐसे कार्यों को मतलब वरीयता दी गई, प्रायोरिटी दी गई, जिससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। ऐसे ऐसे कार्यों को इसमें शामिल किया गया। फिर इसमें ऐसा नहीं कि सारी की सारी जो पुरुषों का, लेकिन 2/3 जो है, 2/3 जो कार्य हैं वो स्त्रियों के लिए भी जो स्थान है वो सुरक्षित रखेंगे। भी पुरुषों को भी दिया जाएगा कार्य, साथ में क्या दिया जाएगा, स्त्रियों को भी दिया जाएगा। और ऐसा नहीं था कार्य के लिए बहुत ज़्यादा वेज नहीं, एक न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ये कार्य दिए गए। तो ये उसके उद्देश्य थे। अगला जो क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो कहता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियों में और कार्यों में। तो क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका स्वामी कौन होती है, सरकार होती है। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसी सामाजिक परियोजनाओं में बहुत बड़ा निवेश करता है जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी होती हैं। जिस प्रकार से शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, उनकी स्थापना करना, रोड की स्थापना करना, हॉस्टल की स्थापना करना, पुल बनाना, डैम वगैरह का निर्माण करना। तो इसमें प्राथमिक निवेश जो है वो बहुत बड़ा भारी भरकम निवेश की ज़रूरत होती है। तो निजी क्षेत्र इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कितने करोड़ों में निवेश कर सके। दूसरा, इन परियोजनाओं का मान लो एक डैम बनाया, डैम का जो गेस्टेशन पीरियड है कि जब वो फ्रूट देगा उसमें बहुत समय लगेगा, कि बन के तो आज तैयार हो गया, लेकिन जब वो पानी नहरों के द्वारा किसानों के पास जाएगा फिर हमें फ्रूट मिलना शुरू होगा। वो किसान लगान देंगे तब आय शुरू होगी। तो पहले तो 10-20 साल तक घर से लगाना है। कभी भी निजी व्यक्ति इतनी जो लंबे टाइम पीरियड वाले में नहीं कर सकता। फिर सरकार इन सेवाओं को जनता की भलाई को देखकर कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। निजी व्यक्ति कभी भी उतनी कम कीमत पर उपलब्ध नहीं करा सकते। तो मुख्य अंतर ये है कि निजी क्षेत्र वो है जिसका स्वामी कौन होता है, निजी व्यक्ति होता है। वो सारे के सारे कार्य लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, जबकि सरकार क्या करती है, सारे के सारे कार्य सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रख कर करती है। मुख्य अंतर यही है कि दोनों में मेन अंतर ये है कि सरकार क्षेत्र में जैसे रेलवे है, हमारा भिलाई इस्पात कारखाना है, नांगल खाद कारखाना है, प्राइवेट क्षेत्र में हमारी रिलायंस है, हीरो साइकिल्स है, बजाज है, ये सारी कंपनियां आ जाती हैं। तो इनका मोटिव क्या है, मैक्सिमम
प्रॉफिट गेन करना। यदि मान लो ये सुविधाएं उपलब्ध करवाए भी जो सरकार कराए तो वो बहुत ऊंची लागत पर होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूनतम निम्न आय वाला वर्ग है, मध्यम आय वाला वर्ग, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, वो इन सेवाओं को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। तो पहले तो गतिविधियों के कुछ उदाहरण देने हैं। उदाहरण क्या हैं हमारे गतिविधियों के उदाहरण में? सार्वजनिक गतिविधियों के उदाहरण हैं बिजली, रोड, पुल, डैम, सार्वजनिक जो स्कूल्स हैं, सार्वजनिक जो हॉस्पिटल्स हैं वो हैं। वो फिर कहता है सरकार इनका कार्यान्वयन को क्यों करती है? इनको सरकार क्यों चलाती है? निजी सरकार इसलिए चलाती है क्योंकि इसमें प्रारंभिक जो निवेश जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जबकि निजी क्षेत्र के पास इतने स्रोत नहीं होते कि वो इतनी सरकारी कर सकती है कि मान लो कि 70-80 करोड़ का जो बजट है वो सरकार लागू कर सकता है। किसी निजी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि जो 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट पर लगा दिए जाते हैं, वो इतनी भारी भरकम, इतना रिस्क उठाने का निजी व्यक्ति में साहस नहीं होता, वो सरकार कर सकती। दूसरा, सरकार ये जो सेवाएं जनता की भलाई के लिए कम से कम कीमत पर उपलब्ध करवाती, रेलवे का किराया देख लो, लेकिन निजी व्यक्ति कभी भी इतनी कम कीमत पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं कर पाता, इसलिए इनका कार्यान्वयन कौन कर रही है? इनको कौन चला रही है? सरकार चला रही है। फिर जनता की भलाई को ध्यान में रख कर ये कर रही है सरकार। फिर जो पीरियड है हमारा इनका फ्रूट देने का पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है, तो निजी व्यक्ति क्या करता है अपने सिर्फ जीवन काल में ही, ऐसा नहीं है कि 50-60 साल के लिए वो वेट करेगा, नहीं, वो आज लगाता है तो कल उसको आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर उसको क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इन सेवाओं का जो चला रही है, इन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का ठेका उसने अपने हाथ में लिया है। ये सेवाएं निजी क्षेत्र को नहीं सौंपी गई। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में करवाए जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल आने वाली मेरी वीडियो के लिए। थैंक्स।